प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष में हिंदी प्रथम पत्र के लिए घनानंद के द्वारा रचित सुजान प्रेम से लिए गए पंक्तियों का हम अध्ययन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसके भावार्थ को समझते हैं। इसमें पहला पद है सुजान प्रेम से। रूप निधान सुजान सखी जब ते इन नैनन नेक निहारे, दीठ थकी अनुराग छकी मतिलाज के साज समाज बिसारे। एक अचंभो घनानंद है नितहि पल पाट उघारे, टार टरे नहीं तार कहूँ सुलगे मनमोहन मोह के तारे। इसमें कुछ शब्दों का अर्थ समझते हैं। निधान, निधान कहते हैं भंडार को, नेक का अर्थ हुआ थोड़ा, दीठ कहते हैं दृष्टि को, जो बिहारी की पंक्तियों में भी हम दीठ के बारे में पढ़ चुके हैं। पाट, पाट कहते हैं किवार को, उघारे मतलब खोलकर, तारे मतलब कनी निका। इस अवतरण में घनानंद द्वारा सुजान प्रेम शीर्षक काव्यांश से वर्णित है। इसमें नायिका की वियोग दशा और नायक के मिलन की अभिलाषा का बड़ा ही अनुपम चित्रण किया गया है। इसमें कोई विरहनी नायिका अपनी सखी से कहती है, रूप निधान सुजान सखी, हे सखी जब से सौंदर्य के भंडार प्रियतम श्री कृष्ण को मेरी इन आंखों ने थोड़ा सा भी देखा। रूप निधान सुजान सखी जब ते, जिस दिन से, इन नैनन इन आंखों से, नेक थोड़ी मात्रा में थोड़ा सा देखा है, तब से, दीठ थकी अनुराग छकी मतिलाज के साज समाज बिसार कर रहे हैं, तब से मेरी दशा ऐसी हो गई है, खराब हो गई है कि प्रियतम श्री कृष्ण की ओर देखने से मेरी दृष्टि थक गई है और मेरी बुद्धि उनके प्रेम से खूब तृप्त हो गई है। अब मेरी इन आंखों ने सांसारिक लोक लाज को भी भुला दिया है। फिर कह रहे हैं, एक अचंभो भयो घन आनंद है नितहि पलपाट उघारे। अब घनानंद कवि कहते हैं, वह नायिका अपनी सखी से कहती है कि यह एक अचंभे की बात हो गई है कि मेरी आंखें प्रियतम के प्रेम में आनंद मग्न रहती है और सदा ही पलक रूपी किवार खोलकर देखती रहती है, अथवा इन पलक रूपी किवारों को खोलने से मेरे हृदय का बहुत ही आनंद हमेशा बाहर निकलता रहता है, फिर भी इनमें आनंद कम नहीं होता। यह आश्चर्य की बात है। इसमें भाव, इसमें कवि कह रहे हैं, एक अचंभो घनानंद है नित ही पलपाट उगारे, मतलब उनके आंखों से निद्रा चली गई है, निरंतर अहर्निश उन्हीं को देखना चाहती है, अपने प्रियतम को ही देखना चाहती है। टार टरे नहीं तार कहूँ सुलगे मनमोहन मोह के तारे। इसमें कह रहे हैं, मैं अपनी दृष्टि प्रीतम की ओर देखने से रोकना चाहती हूँ, किंतु मेरी ये आंखें इस काम से टालने पर भी नहीं टलती। इस कारण मेरा हृदय प्रियतम कृष्ण के प्रेम में सुलगता रहता है और उनके प्रेम के वशीभूत होकर मुझे विरह व्यथा भोगनी पड़ रही है। तारे टरे नहीं तारे कहूँ सुलगे, सुलगने के अर्थ में कहते हैं निरंतर कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम बना रहता है, ज्यों ज्यों उनको देखता हूँ उतना ही कमतर प्रतीत होता है, अर्थात उनके प्रेम के वशीभूत होकर मुझे विरह व्यथा भोगनी पड़ रही है। अगला पद है, सवैया छंद में है ये, झलके अति सुंदर आनन गौर, झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृगराजत मानन छ्वय, हंसी बोलन में छवि फूलन की बरसा और ऊपर जाते हैं वह, लटलोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जल जावली द्वय, अंग अंग तरंग उठे दुत की परिहें मनो रूप अभय धर च्वय। घनानंद में इसमें किसी रूप छटा का वर्णन, अंग दीप्त का वर्णन है, किसी नायिका के सुंदर सौंदर्य का वर्णन है। इसमें मुख, नेत्र, वाणी के साथ लट, मुक्तामाला का वर्णन है। रूप वर्णन में भी कवि आंतरिक पक्ष प्रधान है, रूप का हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव ध्यान में रखकर वह अभिव्यक्त करता है। इसमें विषय पक्ष प्रमुख न होकर विषयी पक्ष प्रमुख है। अब छके, छके कहते हैं यौवन के मद से मस्त, कानन कानों को छूकर, कानों तक फैलकर,
मतलब नेत्रों की विशालता के लिए उनके करणालंबित कहना कवि संप्रदाय की रूढ़ि है। यह रूढ़ि वास्तविक है, आरोपित या कल्पित नहीं। कपोल कहते हैं कपोलों पर, कलोल कहते हैं हिलती है। कल सुंदर ग्रीवा पर, जल जावली जलज मतलब जल से उत्पन्न, मोती अवली समूह जो दो लड़की मोतियों की माला है उसके लिए आया है। रूप सौंदर्य, रूप का अर्थ हुआ सौंदर्य, रूप का अर्थ रूपा का चांदी भी संकेतित करता है। धर मतलब धरा पर, पृथ्वी पर। इसमें कवि घनानंद ने प्रेमिका का अति सुंदर गौर मुख दीप्त के प्रकाश से झलक रहा है। उस मुख में यौवन के मद से छके हुए मस्त नेत्र कानों को छूते हुए शोभित हैं। कह रहे हैं इसमें झलके अति सुंदर आनन गौर छके दृग राजत मान निछय। इसमें कह रहे हैं जो उस मुख में यौवन के मद से छके हुए मस्त नेत्र कानों को छूते हुए शोभित हैं। और फिर कह रहे हैं हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा। कह रहे हैं जिस समय उस मुख से वह हंसते हुए बोलती है उस समय बोलने पर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जान पड़ता है मानो सौंदर्य या उज्जवल वर्ण पुष्पों की बक्ष पर वृष्टि हो रही है। कवि की कल्पना बड़ी अद्भुत है। फिर कह रहे हैं और बोलने में उसका शरीर हिलता है, इसलिए कपोलों पर चंचल लटें हिलने लगती है और सुंदर ग्रीवा में शोभित दो लड़की मोतियां की माला भी हिलने लगती है। अब पंक्तियां देखेंगे हम। लट लोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली द्वय। अब कह रहे हैं लट लोल, लट मतलब कहते हैं केश राशि को, बोलने पर उसका शरीर हिलता है इसलिए कपोलों पर चंचल लटें हिलने लगती है और सुंदर ग्रीवा में शोभित दो लड़की मोतियां, जल जावली का अर्थ हुआ दो लड़की मोतियों की माला भी हिलने लगती है। और फिर कह रहे हैं अंग अंग तरंग उठे दुत की, परियों मनोरूप अभय धर च्वय। इसमें कवि कह रहे हैं प्रत्येक अंग के इस प्रकार हिलने से दीप्त की लहरें उठने लगती है और दीप्त के इस प्रकार हिलने से ऐसा जान पड़ता है मानो शरीर में लबालब भरा हुआ सौंदर्य और पृथ्वी पर चू ही पड़ेगा। अंग अंग तरंग उठे दुत की, दुत बोलते हैं कांति को, आभा को, चमक को। परिह मनुरूप धर अभय धर च्वय, धर का अर्थ हुआ धरणी पृथ्वी। अब कह रहे हैं उसके दीप्त की लहरें, उसकी सौंदर्य की लहरें ऐसी स्थिति का आभास देती है मानो उसका शरीर रूपी घट जो सौंदर्य से भरा है, सौंदर्य का कुछ अंश पृथ्वी पर भी गिरा देगा। उसके रूप सौंदर्य का ऐसा अद्भुत चित्रण किया गया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार भी कह सकते हैं, लिखा हुआ है झलकै अति सुंदर। अति सुंदर का अर्थ हुआ आनंद, सुंदर ही नहीं, उनका जो मुखमंडल सुंदर ही नहीं अति सुंदर है। अति का तात्पर्य यह है कि सौंदर्य लबालब भरा हुआ है। उबर कर सौंदर्य के बहने की स्थिति व्यक्त करने के लिए अति शब्द का विशेषण बनाकर रखा गया है। छकै छकना मतलब तृप्त होना तभी होता है जब कोई इतने परिमाण में खा पी ले कि फिर तिल रखने की जगह न रह जाए। भराव या कसौव से विस्तार होता ही है। फिर कह रहे हैं इसलिए नेत्रों का कानों की ओर फैलना स्वाभाविक है। सौंदर्य के अर्थ में कह रहे हैं जो इतनी सुंदर तो है ही, सौंदर्य से पूरी भरपूर है और स्वाभाविक है किसी चीज को भरने से कसाव या विस्तार होता ही है, इसलिए नेत्रों का कानों तक फैलना स्वाभाविक है। वर्षा सौंदर्य के पुष्पों की वृष्टि होती है। पानी का भराव या लदाव जब बादलों में होता है साधारण धक्के से इसमें जल का गिरना सहज हो जाता है। अब कह रहे हैं इसमें कवि का कल्पना है तो वो हंसकर जो बोलती है उसके बोलने में साधारण आघात होता है, उससे छवि के पुष्प अंग लता से उसी प्रकार गिरने लगते हैं जिस प्रकार प्रफुल्ल पुष्प किसी लता के मंद पवन के सामान्य आघात से गिरने लगते हैं। कलोल कर, इसका अन्वय लट से भी और जल जावली से भी है। लट तो स्वभाव से ही चंचल है, कोई आघात हो या न हो उसका हिलना स्वभाव है। फिर कपोल भी तो सुंदर है, सुचिक्कन है, उस पर फिसलन होने से कोई वस्तु चाहे सहज ही हिलने वाली न भी हो तो भी फिसल कर हिलेगी। जलजावली में जलज के अर्थ मोती हैं। जल शब्द उसकी आव को, उसकी चमक को व्यक्त कर रहा है। जल वाला आव वाला आघात से हिलेगा। फिर गले की माला लटकी है, लटकी वस्तु का हिलना और भी सहज है। दो लड़ की माला होने से यदि एक लड़ भी हिली तो दूसरी लड़ का हिलना स्वाभाविक ही है।
हिलने की तरंग उठने की अनेक स्थितियां एक साथ आ जुटी है। फिर कह रहे हैं कवि, अंग अंग तरंग उठै दुत की, परिहो मन रूप अवैधर च्वय। अंग अंग तरंग का अर्थ पदावली से उच्चारण से भी लहर की सी स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है और उक्त विषय में वस्तुत्प्रेक्षा है। सुमुखी सरवैया छंद में प्रत्येक चरण में 8 सगन से 24 वर्ण होते हैं। अगला पद है कवि का, इसमें हीन भय जलमीन अधीन, कहाँ कछु मोह अकुलानि समाने। नीर स्नेह कुलाय कलंक, निराश हुए कायर त्यागत प्राणे। प्रीत की रीत सुक्यों समझे जड़, मीत के पानी परय को प्रमाणे। या मन की जो दशा घन आनंद, जीव की जोबन जान हो जाने। इसमें रीत काल में प्रेमियों के लिए 2 उपमान आते थे। उनके वियोग और संजोग के लिए 2 अप्रस्तुतों की चर्चा होती थी। बिछुरनी मीन को और मिलनी पतंग को, अर्थात मीन का बिछड़ना और पतंगे का दीपक से मिलना। मीन पानी से वियुक्त होकर मर जाता है और पतंगा दीपक से मिलने के प्रयत्न में जल मरता है। इसमें से मीन के बिछड़ने की चर्चा करते हुए कवि कहता है, मानव की प्रेम साधना को मीन की प्रेम साधना के समान कहना, उसको घटाना है। कह रहा है, हीन भय जल मीन अधीन, कहाँ कछ मोह अकुलानि समाने। कह रहा है, प्रेम में विरह में सहकर मर मिटना ऊंची बात नहीं है। मछली को अगर हम पानी से निकाल देंगे तो मछली प्राण त्याग देगी, तो वो प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है। वरन प्रेम में विरह में अगर हम किसी के लिए तड़पें, अपनी भावना को प्रकट करें, तो वो अधिक उच्च आदर्श की बात है। तो कवि का कहना है, जो मानव की प्रेम साधना को मछली के प्रेम साधना के समान कहना, उसको घटाना है। प्रेम में विरह न सहकर मर मिटना ऊंची बात नहीं है, क्योंकि घनानंद का प्रेम विरह प्रधान है और उन्होंने विरह का वर्णन बड़ा ही अद्भुत ढंग से किया है। तो कह रहे हैं, इससे प्रिय को कलंक लगता है। मानव विरह में मरता नहीं, कष्ट सहता है। मछली और पानी में मछली मानव के समान वेदना सहने की क्षमता नहीं रखती। पानी जड़ है, मानव का प्रिय चेतन है। किसी जड़ को प्रभावित करना संभव नहीं, पर चेतन को प्रभावित करना संभव है। कम से कम प्रेमी के हृदय में ऐसी संभावना रहती है। इसलिए मानव और मीन, मछली को एक करना ठीक नहीं है। अब इसकी हम कुछ शब्दों की व्याख्या देखते हैं। हीन का अर्थ हुआ जल से हीन होने पर, जल से वियुक्त होने पर, जल से अलग होकर। मीन कहते हैं मछली को, और मछली अधीन या विवश हो जाती है, व्याकुल होती है। कहाँ मतलब क्या, कछु मतलब थोड़ा भी, मोह मतलब मेरी, आकुलता से समता कर सकता है। हीन समाने, जल से वियुक्त होने पर, विवश मीन क्या मेरी आकुलता की कुछ भी समता कर सकती है। फिर पंक्ति है नीर कहते हैं जल को, प्रिय की जल को। लाय कहते हैं कलंक लगाकर। निराश मतलब निराश होकर, आशा को त्याग कर, भरोसा छोड़कर। कायर कहते हैं डरपोक, प्रेमी में उत्साह बनाए न रखने वाला। मीन जड़ अचेतन। मीत कहते हैं मित्र को, प्रिय को। पानी हाथों में। प्रमाणित करता है, सिद्ध करता है। प्रमाणे अपने प्रिय अचेतन जल के हाथों में पड़ने को प्रमाणित करता है। जल के बस में पड़ने से प्रेम के प्रति उसकी अचेतन सामान्य असहजता से तड़पता हुआ मर जाता है। जू मतलब जो, जीव की जीवन, जीव को जलाने वाली। जान अर्थात सुजान, उनकी प्रेयसी। इसमें कहते हैं, विरहियों की स्थिति के लिए जो मीन का दृष्टांत दिया जाता है, कवि घनानंद उस पर यदि विचार करता हूं तो स्पष्ट होता है कि जल के घटने पर मीन विवश होकर व्याकुल होता है, पर जैसी व्याकुलता उसे होती है, क्या वह थोड़ी भी मेरी व्याकुलता की बराबरी कर सकती है? कदापि नहीं। उसका स्पष्ट कारण है कि वह मीन, मछली, अपने प्रिय जल को कलंक लगाकर और स्वयं निराश होकर और कायर अपने प्राण को त्याग देता है। कह रहे हैं ना इसमें, हीन भय जलमीन अधीन, उसके अधीन है। कहा कछ मोह अकुलानि समाने, नीर स्नेह कुलाय कलंक, निराश हुए कायर त्यागत प्राणे। वो मछली जब अपने प्राण का त्याग करती है, वह उस कायरता को सूचित करती है।
और उसे कलंकित करती है। मैं अब कभी कह रहे हैं, मैं तो निराश होता नहीं, कायरों की भांति प्राणों को भी नहीं त्याग करता, वेदना निरंतर सहता हुआ प्रिय के सुमुख होने की आशा लगाए जीता हूं। प्रीत की जो वास्तविक रीत है उसे वह मछली क्या समझे, वह चेतन होकर भी जड़ ही है। वह तो अपने अचेतन प्रिय जल के हाथों पड़ने से उसके प्रेम में विवश होने पर को प्रमाणित करता है। अपनी क्षमता उसमें कुछ भी नहीं है। यदि होती तो वह प्रिय के हाथों इस प्रकार न पड़ता कि उसके प्रेम की वेदना सहन न करने में अपने प्राणों को त्याग कर देती। उसका प्रिय तो उसके मन की स्थिति समझने वाला चेतन प्रिय है नहीं, पर मेरी प्रियसी मेरे मन की दशा समझने वाली है। इसीलिए इस आशा और संभावना में प्रिय को प्रभावित किया जा सकता है। मैं जीता हूं और मेरी प्रियसी सुजान मेरे जी को इस प्रकार जलाती रहती है। कह रहे हैं, प्रीत की रीत सो क्यों समझ है जर, जर आया है उस पानी के लिए, जल के लिए। मीत के पान पर को प्रमाणे, या मन की जो दशा घन आनंद, जीव की जो बन जानव जाने। और मीन का प्रिय जर है, स्वतः मीन में विरह का कष्ट सहने करने की साहस नहीं है। इसलिए प्रेम की मेरी व्याकुलता की उससे तुलना की जाए, जिस मेरा प्रिय चेतन है और जो साहसपूर्ण वेदना सह रहा है, तो अनुचित है। जर न सही पर चेतन तो प्रभावित किया जा सकता है। यही संभावना मुझे वेदना सहने का सहारा भी देती है और मुझे जिलाती भी है। मेरा प्रिय मेरी वेदना समझने वाला है। मानव प्रेम संबंध मीन प्रेम संबंध से बहुत गूढ़ है। इसमें कवि ने या मन की जो दशा घन आनंद, जीव की जोबन जान, और इसकी व्याख्या हम करते हैं विस्तार से। हीन का अर्थ हुआ मीन मछली जल के घटने पर ही व्याकुल होने लगता है, जल से अलग होकर वह मर जाता है और उसे अपने प्रिय का संजोग जब तक प्राप्त रहता है तब तक वह जीता है। इसमें मछली के प्रेम को और मानव के प्रेम को, मछली के प्रेम को कमतर साबित किया गया है और मनुष्य के प्रेम को विराट रूप में कवि ने वर्णित किया है। फिर कह रहे हैं, असंयोग होने पर या उसके संयोग की कमी पर वह मरता नहीं, व्याकुल होता है। मैंने प्रिय का संयोग तो नाम मात्र का पाया है, पर प्रिय के वियोग में न जाने कब से आकुल हूं। मेरी इस आकुलता की समानता मछली के पक्ष में कहाँ है। मेरी आकुलता की समानता तो कुछ भी नहीं कर पाता। विलग होने पर, अलग होने पर यदि कुछ समय तक वह जीता और वेदना सहता तब भी कोई बात थी, लेकिन वह तो अपना प्राण त्याग देता है और मैं तो निरंतर अपने प्रेयसी सुजान के प्रेम में जीता हूँ, विरह व्यथा को सहता हूँ। अतः मेरे प्रेम की बराबरी, मेरे प्रेम की समता वो मछली नहीं कर सकती है। अब ये शब्द नीर शब्द में आते हैं। नीर का अर्थ वह उस प्रिय जल को कलंक लगाता है। मैं मरकर अपने प्रिय को कलंक नहीं लगाता, आशा उसमें है ही नहीं, मुझ में पूर्ण आशावाद है। अगर मछली में आशावाद होती तो मछली अपने प्राण को नहीं त्यागती, है ना। और मैं अपने प्राण को कष्ट सहता हूं, अपने प्रियतम की निरंतर अभिलाषा करता हूं। मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन उससे मेरा संयोग अवश्य होगा। अलग होने पर यदि कुछ समय तक वह जीता और वेदना सहता तब वह मेरी बराबरी कर सकता था, है ना। इसमें कवि में पूर्ण आशावाद है। यह आशावाद भारतीय काव्य परंपरा की बहुत ही बड़ी वस्तु है। नैराश्यवाद के लिए भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य परंपरा स्थान नहीं है। आधुनिक छायावादी कवियों ने विलायती नैराश्यवाद की अनुकृत पर जिस नैराश्य की अभिव्यक्त की है वह भारतीय काव्य परंपरा के विपरीत है। इसी से कईयों को अपना मार्ग बदलना पड़ा। नैराश्य की अभिव्यक्ति भी उसके समाप्त होने में सहायक हुई, यह भी एक पक्ष है। जड़, इसका अन्वय वह पक्ष में हो सकता है, मीन के पक्ष में भी और जल के पक्ष में भी। मीन को जड़ कहने में खींच वैसे ही व्यक्त होती है जैसे कायर कहने में साहस के अभाव की ओर संकेत है। घनानंद में घनानंद, आनंद देने वाला सुजान कवि का नाम इसकी ओर इंगित कर रहा है। इसमें मानव प्रेम को श्रेष्ठ और मछली के प्रेम को हीन बताया गया है। कितना देर का बेटा? बहुत ज़्यादा लंबा हुआ है। कितना?